हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडू ब्रेन में। आज हम लोग क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 को कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले इसका पार्ट 1 हो चुका था। जो लोग पार्ट 1 को नहीं देखे होंगे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, एक बार आप पार्ट 1 को जरूर देखेंगे ताकि पार्ट 2 आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। और यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट, यानी कि जहाँ तक हो चुका था आपका डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और उसका ड्रॉबैक हम लोग देख चुके थे, क्या क्या उसका लिमिटेशन था। और देन इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है कि एटम्स क्या होता है। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक मास, है कि नहीं। एटॉमिक मास हो जाएगा, उसके बाद मॉलिक्यूलर मास, यानी कि आगे हम लोग इस तरह से बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले एटम्स के बारे में हम लोग को जानना होगा। ये जब चैप्टर आपको स्टार्ट हुआ था उसी में आप बताए थे क्या कि एटम जो होता है, यानी कि एटम से ही मैटर का फॉर्मेशन होता है। यानी कि मैटर जब भी बनता है तो एटम के फॉर्मेशन से बनता है। और डाल्टन्स का बोलना क्या था कि एटम जो होता है फर्दर सबसे छोटा होता है। अब एटम फर्दर डिवाइड नहीं होता है। एक क्या है कि एटम डिवाइड नहीं होता है, लेकिन बाद में वो बात पता चला था क्या कि एटम भी डिवाइड होता है। यानी कि एटम भी डिवाइड होकर के सब एटॉमिक पार्टिकल्स बनते हैं। कौन कौन सा? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताया गया। यानी कि उनका ड्रॉबैक देखने को मिला, वो गलत बात हो गया उनका बोला हुआ। तो आज हम लोग एटम्स के बारे में पढ़ेंगे कि एटम्स होता क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर। यानी कि जितने भी मैटर हैं सबका क्या है, वो फॉर्मेशन में एटम ही पार्टिसिपेट करता है कि नहीं। आप कितने भी बड़े बिल्डिंग बनाइए, लेकिन उसमें जो एक ईंट है ना, उसका इंपॉर्टेंस कुछ अलग ही है कि नहीं। तो उसी को हम लोग एटम बोलते हैं। देखिए फिर क्या लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। यानी कि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अनुसार बोला जाता है क्या कि जो एटम है सबसे क्या है, छोटे वाले पार्टिकल हैं। अब ये फर्दर डिवाइड नहीं होते हैं और एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये तो हम लोग बात पढ़ लिए क्या कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और इनका ना डिस्ट्रॉय होता है ना ही ये क्रिएट होते हैं, बस क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। वही बात को घुमा के बोल दिया। क्या बोला है कि एटम आर वेरी स्मॉल एंड विच कैन नॉट बी सीन व्हेन थ्रू वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप। यानी कि जब तक हम लोग पावरफुल माइक्रोस्कोप का यूज नहीं करेंगे तब तक ऐसे दिखने वाला नहीं है। क्या कि एटम्स आप इतना छोटा होता है कि हम लोग ऐसे नहीं देख सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, पावरफुल माइक्रोस्कोप का यूज करना होगा। फिर देखिए उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। यानी कि जब भी हम लोग उसका रेडियस मेजर करते हैं तो किस में मेजर करते हैं, नैनोमीटर में। इसी कारण से तो नहीं दिखता है, जब बड़ा रहता तब तो दिखता ही। ये नैनोमीटर में इसका रेडियस होता है, जिसके कारण से हम लोग को ये नहीं दिखता है। और ये नैनोमीटर के बारे में तो आप लोग अच्छे से जानते हैं क्या कि 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या होगा, 10 के पावर -9 मीटर, है कि नहीं। तो आप ये याद रखेंगे किसमें उसको रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक रेडियस को नैनोमीटर में करते हैं। और नैनोमीटर 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या होगा, 10 के पावर -9 मीटर। अब देखिए इसमें आपको बताया गया क्या है कि अलग अलग एटम का डिफरेंट क्या होता है, सिंबल होता है। और किस टाइम के अनुसार, तो डाल्टन के टाइम के अनुसार ये दिया गया है आपका। अब ये वाला नहीं चलता है ना, डॉट और ए से नहीं चलेगा। क्या लिखा गया है कि सिंबल ऑफ एटम डिफरेंट एलिमेंट, यानी कि अलग अलग एलिमेंट का सिंबल क्या रहने वाला है। तो डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल ऑफ एलिमेंट। यानी कि डाल्टन क्या था, फर्स्ट साइंटिस्ट था। अभी बताए ना कि डाल्टन का आदत ही था, सब काम में क्या करता था, वो पार्टिसिपेट करता था। तो वही बोला गया कि डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट। क्या वो सिंबल ऑफ एलिमेंट के जब भी बात आया तो उसमें भी डाल्टन्स का पार्टिसिपेट क्या रहा, फर्स्ट रहा। अब देखिए क्या लिखा, बर्जेलियस सजेस्टेड दैट द सिंबल ऑफ एलिमेंट शुड बी मेड अप ऑफ फ्रॉम 2 और मोर लेटर देन द नेम ऑफ द एलिमेंट। अब ऐसा क्यों किया गया, देखिए जब भी बर्जेलियस का बात आता है तो यहां पर आता है ना, जैसे मान लीजिए कि सी से 2 एलिमेंट स्टार्ट हो रहे हैं, है कि नहीं। सी से 2 एलिमेंट स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए कैल्शियम है, कार्बन है। दोनों को सी से आप रिप्रेजेंट करिएगा तब तो लफड़ा हो जाएगा। क्या करना होगा, कुछ उसमें ऐसा कोडिंग करना होगा कि दोनों का पहचान हो सके। तो आप कार्बन को मान लीजिए कि सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कैल्शियम को कुछ और एक लेटर लगाइए ताकि उसका पहचान अलग हो सके। दोनों में सी लिख दीजिएगा तो कैसे पहचान होगा। तो ये बताया कौन, बर्जेलियस बताएं क्या कि 2 या 1 या 2 लेटर से उसका हम लोग नेमिंग करेंगे एलिमेंट का, ताकि वहां से पहचान हो सके। देखिए इसमें कुछ आपको बताया गया है डाल्टन सिंबल क्या कि हाइड्रोजन को ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, एक सर्कल में डॉट रिप्रेजेंट करते थे किस चीज को, तो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते थे। फिर कार्बन को क्या करते थे, एकदम इसको ब्लैक कर दिए हैं, यानी कि ये पूरा फुल है
है कि नहीं। तो इसको हम लोग कार्बन को रिप्रेजेंट करते थे। फिर देन उसके बाद ऑक्सीजन के लिए ऐसे कर देते थे, ऑक्सीजन हो गया, है कि नहीं। फिर उसके बाद जब भी हम लोग फास्फोरस का यूज करते थे तो ऐसे। ये सब इनका अपना क्या था, इस तरीके से, है कि नहीं। तो ये सब आपका सिंबल था, है कि नहीं। तो पूरा आप ये सिंबल को देखेंगे, सिल्वर को क्या करते थे, कॉपर को क्या करते थे, एक सर्कल देकर के सी लिख दिए तो कॉपर हो गया, एक सर्कल देकर के एस लिख दिए तो सिल्वर हो गया, है कि नहीं। इनका कुछ अलग ही नमूना था। और यहाँ से ऐसे क्या कर दिए, सब जगह से डॉट करके जी लिख दिए तो गोल्ड हो गया, है कि नहीं। इनका सिंबल अलग था। लेड के लिए एक सर्कल देकर के एल लिख दिए तो लेड बन गया। इनका सिंबल इस तरीके से कुछ था। फिर देखिए नेक्स्ट हुआ क्या कि टाइम जब चेंज होते जाता है तो सारा चीज में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, है कि नहीं। तो यहाँ से आपको देखने को क्या मिला कि जो फर्स्ट लेटर से हम लोग रिप्रेजेंट करते थे किसी चीज को, तो उसमें होता था क्या कि सेम टाइप का आपको अलग अलग देखने को मिलता था। तो उसका कोडिंग जो है ना मैच कर जाता था, जिसके कारण से हम लोग को एक लेटर से काम नहीं बना, 2 लेटर का भी हेल्प लेना पड़ा। तो इसमें वही बात बताया गया, क्या यहाँ से बताया गया कि इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड द अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म है, ये आपको काम का नहीं है। फिर क्या, नेम ऑफ द एलिमेंट, यहां से बताया गया है कि फर्स्ट लेटर ऑफ ए सिंबल ऑलवेज रिटेन एज द कैपिटल लेटर। यानी कि जब भी हम लोग सिंबल लिखते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि आपको कैल्शियम का लिखना है, तो जो फर्स्ट लेटर होगा ना वो क्या होगा, कैपिटल होगा। और दूसरा वाला आप छोटा लिखिए ऐसे, है कि नहीं। कोल्ड्रीन लिखेंगे तो सी बड़ा वाला लिखिए, एल छोटा वाला लिखिए, है कि नहीं। तो इस तरह से सोडियम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एन कैपिटल लिखेंगे और ए स्मॉल लिखेंगे। यानी कि इसमें बताया गया कि जो फर्स्ट लेटर रहेगा ना सिंबल का, वो हमेशा क्या रहेगा, कैपिटल लेटर रहेगा, अपर केस उसको बोलते हैं। एंड देन द सेकेंड लेटर एज ए स्मॉल लेटर, और सेकेंड वाला क्या रहेगा, स्मॉल। जैसे सोडियम का बात हुआ तो एन जो रहेगा कैपिटल रहेगा और जो ए रहेगा वो स्मॉल रहेगा, लोअर केस रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, अरे जब एक ही है तब तो फिर कैपिटल रहेगा ही। तो हाइड्रोजन तो अकेले है तो ये क्या रहेगा, एच आपका कैपिटल रहेगा। लेकिन एल्युमिनियम का जब बात आएगा ना तो कैपिटल ए और स्मॉल एल। कोबाल्ट का बात आएगा तो कैपिटल सी स्मॉल ओ, है कि नहीं। कि फर्स्ट लेटर को हम कैपिटल रखेंगे और सेकंड वाले को स्मॉल रखेंगे। फिर उसके बाद क्या बोलता है, some other symbol have been the taken from the name of the element in the Latin, German and the Greek। यानी कि कुछ कुछ अलग जगह से उठाया गया, क्या, किसका लैटिन नेम से, किसी का जर्मन नेम से, किसी का ग्रीक नेम से। फॉर एग्जाम्पल एफी फ्रॉम द लैटिन नेम ऑफ द फेरम, यानी कि जो आयरन का हम लोग एफी नाम उठाए हैं, किससे उठाए हैं, तो लैटिन वर्ड फेरम से उठाए हैं, है कि नहीं। सोडियम इज ए Na फ्रॉम द नाइट्रियम, और सोडियम का नाम कहां से आया है, नाइट्रियम। नहीं तो फिर आप दिमाग लगाइएगा, क्या सोडियम तो हम लोग एस से लिखते हैं, तो इसको Na से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ आपको दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको दिया गया है क्या कि सोडियम को हम लोग Na से इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि उसका नाम क्या है, नाइट्रियम, यहाँ से Na उठा लिए। और उसी तरह से आपका आयरन का एफ ही उठा लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ से फेरम था तो यहाँ से उठा लिए एफ ही। पोटेशियम को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों, क्योंकि पोटेशियम का नाम क्या है, कैलियम। क्या नाम है, कैलियम। तो यहाँ से हम लोग उठा लिए के को, है कि नहीं। कुछ रिलेशन है तभी वो नाम रखा हुआ है कोडिंग का, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है कुछ एलिमेंट है, कुछ उसका लैटिन नेम है और सिंबल है कि नहीं। ये आपके काम का चीज है। देखिए यहाँ से नेक्स्ट ध्यान देंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है कि जैसे एंटीमोनी, ठीक है, एंटीमोनी को हम लोग एसबी से लिखते हैं। आखिर क्यों, नाम तो ए से स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग एसबी से क्यों लिखते हैं। तो यहाँ देखिए आपका लैटिन नेम दिखा हुआ है, क्या, एस्टीबियम। एस्टीबियम इसका लैटिन नेम है, वहां से इसका क्या हो गया, सिंबल एसबी बन गया। कॉपर है, कॉपर तो CO दिख रहा है आपको, लेकिन CU क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसका लैटिन नेम क्या है, क्यूफिरम, ठीक है। फिर उसके बाद गोल्ड का AU लिखते हैं, क्यों, क्योंकि इसका भी लैटिन नेम आपको दिया हुआ है। आयरन का एफ, फिर इसका फेरम, आपका लैटिन नेम। यानी कि सबका फॉर्मेशन जो है ना लैटिन वर्ड वाले से इसका रिलेशन आपको देखने को मिल रहा है, तभी इसका सिंबल ऐसे HG दिख रहा है। मरकरी में देखिए M से चालू हो रहा है और सिंबल में क्या दे दिया, HG दे दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ लैटिन वर्ड का फॉर्मेशन से ले रहा है। फिर देखिए लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पर सोडियम का उसी तरह से Na हो गया, क्योंकि नाइट्रियम लिखा हुआ उस तरफ से। सिल्वर का Ag, क्यों, अर्जेंटीनम। फिर उसके बाद पोटेशियम का K, क्यों, कैलियम के अनुसार। फिर उसके बाद टीन का, क्यों,
तो एस्टेनम का अनुसार, यानी कि जितने भी लैटिन वर्ड है ना उससे क्या किया है, सिंबल को रिलेट किया है। फिर देन लास्ट में देखिएगा आप कि टंगस्टन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो डब्ल्यू से करते हैं। क्यों, उल्फ फार्म से उसका रिलेशन है, यानी कि लैटिन वर्ड से हम लोग डब्ल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं तो कहाँ टंगस्टन टी से चालू हो रहा है और डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है कि नहीं। तो जितने भी आपको ये सिंबल देखने को मिल रहे हैं, एस बी सी यू ए यू एफ ई पी बी के और ए जी एन ए, ये सब जितने भी सिंबल हैं सबका रिलेशन ए लैटिन नेम से है, जिसके कारण से इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है कि नहीं। लैटिन नेम, ग्रीक नेम, ये सब से आपको रिलेशन करके तब ऐसा सिंबल दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब यहां आता है एटॉमिक मास क्या होता है। देखिए एटॉमिक मास का पीछे का लॉजिक बहुत बड़ा है कि नहीं। हम लोग को बस परोस के मिल जाता है ना, लगता है कितना आसान है, लेकिन इसके पीछे का बहुत बड़ा लॉजिक है। क्या कि जब भी एटॉमिक मास का बात होता है ना, तो सबसे पहले एटॉमिक मास में हम लोग देखें क्या कि एटम को कैसे एटॉमिक मास, मान लीजिए कि प्रॉपर एक एक एलिमेंट को कैसे निकाला जाए। तो सबसे बात आया पहले तो हम लोग कंपेयर करना चालू किए, किससे, हाइड्रोजन से कंपेयर करना चालू किए। अच्छा, हम हाइड्रोजन से कंपेयर करते हैं। जब हाइड्रोजन का बात आया तो हाइड्रोजन में क्या हुआ ना, बहुत सारे का फ्रैक्शनल वैल्यू आने लगा, डिसिमल वैल्यू आने लगा, तब तो वहां लफड़ा हो गया। तो फिर हम लोग क्या किए, इसको हटाओ, दूसरा को लाओ, दूसरा को फिर हम लोग ऑक्सीजन को लाएं। जब ऑक्सीजन का बात लाएं तो ऑक्सीजन क्या हुआ कि किसी किसी के साथ रिएक्शन कर जा रहा था, वहां पहचान ही नहीं हो पा रहा था, जो उसका रियलिटी था ना वो पता नहीं चल पा रहा था ऑक्सीजन के साथ। फिर देन उसके बाद हम लोग से क्या हुआ, यानी कि टाइम के टाइम हम लोग चेंज करते गए। फिर देन उसके बाद हम लोग आए कार्बन पर, और कार्बन में भी आपको याद रखना होगा कि कार्बन, सब कार्बन नहीं चलेगा, कौन सा चलेगा, तो कार्बन 12 यानी कि C12 चलेगा। कौन सा चलेगा, C12 चलेगा, है कि नहीं। ये C12 वाला जो है वो आपका क्या होता है, यहां से एटॉमिक मास जब वही हम लोग निकालते हैं तो एटॉमिक मास में हम लोग C12 का यूज करते हैं। अब C12 को ही क्यों यूज करेंगे, इसके पीछे तो कुछ लॉजिक होगा। तो C12 को हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये परफेक्ट वैल्यू देता था। जो भी एलिमेंट का हम लोग वैल्यू का बात करते थे, एटॉमिक मास का बात करते थे, वो एक्यूरेट वैल्यू देता था, ना किसी के साथ रिएक्शन किया, और मैक्सिमम का क्या हुआ, होल नंबर में वैल्यू दिया, डिसिमल और फ्रैक्शन में नहीं हम लोग को उलझाया। इसलिए हम लोग इसको लिए, किसको, तो C12 को हम लोग लिए। और देखिए जब भी एटॉमिक मास का बात होता है ना, तो एटॉमिक मास एक्चुअल वाला नहीं है, एटॉमिक मास किसी चीज से कंपेयर करके बनाया गया है। तो जब भी कंपेयर करके बनाया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, रिलेटिव एटॉमिक मास। इसके पीछे ये लॉजिक था। लेकिन देखिए ये कितना आपको अच्छे तरीके से लिख दिया गया, क्या कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज पोसेस्ड, ठीक है, प्रोपोज्ड द आइडिया ऑफ एटॉमिक मास, यानी कि जो डाल्टन्स का था। देखिए डाल्टन्स का नाम भर भर के आएगा आपको। क्या लिखा गया है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रोपोज्ड द आइडिया ऑफ एटॉमिक मास विच एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी कि यहां से वो भी दिमाग सारा जगह वो लगा रहे थे, है कि नहीं। फिर क्या लिखा गया है कि द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड द एटॉमिक मास, यानी किसी एटम का मास को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। ये किसको नहीं पता, है कि नहीं। बोला गया क्या है कि 1961 में देखने को मिला क्या, आईयूपीएक नेम में कि हैव द एक्सेप्टेड द एटॉमिक मास यूनिट यू। एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा गया कि एक्सप्रेस द एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड, इससे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। द एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मास इक्वल टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन द कार्बन 12 एटम। ये आपको बहुत फेमस वर्ड है, क्या, कार्बन 12, यानी कि जब भी कार्बन भी लेंगे ना तो कार्बन 14 नहीं लेना है। कार्बन जब भी लेना है तो क्या लेना है, हम लोग को C12 ही रहना चाहिए, दूसरा नहीं चलेगा। और फिर क्या बताएं, इससे पहले हम लोग किस किस चीज पे देख चुके थे। तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन से कंपेयर किए, वहां से हम लोग रिलेट करना चालू किए, काम नहीं बना। फिर ऑक्सीजन पर आए, ऑक्सीजन से भी नहीं काम बना। फिर देन उसके बाद हम लोग कार्बन 12 यानी कि C12 पे हम लोग आए, और C12 हमको क्या किया, एग्जैक्ट वैल्यू दिया, यानी कि एटॉमिक मास यहां से निकालना हम लोग के लिए इजी हो गया, है कि नहीं। फिर देखेंगे नेक्स्ट, जब एटॉमिक मास का बात हो रहा है तो नेक्स्ट इसमें देखिए आपको क्या बात बताया गया है। 1 mu का जो वैल्यू होता है वहां से आपको देखने को मिलेगा 1 mu का कैसे वैल्यू हम लोग निकालते हैं। 1 u इक्वल टू क्या होता है, तो 1 mu का वैल्यू जब भी हम लोग निकालते हैं तो 1/12 किसका निकालते हैं, तो मास ऑफ कार्बन 12 एटम का, है कि नहीं, मास ऑफ कार्बन 12 एटम का। क्योंकि सारा का कंपेयर तो हम लोग इसी से कर रहे हैं ना,
सबका कंपेयर किससे किया गया है? तो कार्बन 12 एटम से कंपेयर किया गया है। इसीलिए क्या बोले कि आप एटॉमिक मास को रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं, है कि नहीं। फिर देखिए कुछ एलिमेंट है और उसका क्या है? एटॉमिक मास है कि नहीं। ये तो आपको पता होगा, उतना भी आप ऐसे नहीं है। हाइड्रोजन का क्या होता है? 1 कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का क्या होगा बताइए? 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन। अब ये देखिए कुछ का वैल्यू है ना, अब सबको तो नहीं ना सुधारा जाता है। मान लीजिए कि क्लासरूम ही है, 50 बच्चे का स्टूडेंट है, 50 उसमें, तो सबको तो नहीं सुधारा जा सकता है ना, कुछ तो एक दो को निकल ही जाएगा वैसा। तो उसी तरह से क्या है कि एटॉमिक मास तो निकाला गया, सबका तो परफेक्ट आ रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें तो क्या हो जाएगा? डिसिमल वाला देखने को मिल ही जाएगा। देखिए तो ये आपको 35.5 देखने को मिला क्लोरीन का, तो ये डिसिमल वाला देखने को मिल गया। तो एक दो का वैल्यू थोड़ा सा आप कष्ट करके याद कर लीजिएगा, है कि नहीं। तो ये सब आपको, बाकी सब तो आपको याद हो जाएगा, और मैक्सिमम लोग को याद होगा भी। जो लोग को नहीं याद होगा कोशिश करेंगे कम से कम 30 तक पहले याद करिए, है कि नहीं। फिर देखिए नेक्स्ट, अब यहां से आता है एटम का एग्जिस्टेंस, यानी कि एटम एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, एटम के पीछे का क्या लॉजिक है। तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा ना, एटम कभी एग्जिस्ट फ्री स्टेट में नहीं करता है। एक कटायामा नाम का जो थे साइंटिस्ट, वो पहले बोल चुके थे क्या कि एटम जो है फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कौन करता है? मॉलिक्यूल फ्रीली एग्जिस्ट करता है। मॉलिक्यूल यानी कि सबसे छोटा पार्टिकल्स है, क्यों? क्योंकि वो फ्री एग्जिस्ट करता है। एटम्स क्या है? वो एटम एग्जिस्ट नहीं करता है। अब बोला गया क्या कि एटम्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर वेरी रिएक्टिव एंड डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। और कैसा है? बहुत रिएक्टिव टाइप का है कि नहीं। रिएक्टिव टाइप, किसी के साथ रिएक्शन कर जाएगा। तो एक क्या देखने को मिलेगा कि एटम एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ज्यादा रिएक्टिव टाइप का है, इसलिए मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। वो कंबाइंड फॉर्मेट में जब रहेगा तो एग्जिस्ट करेगा। ओनली द एटम्स ऑफ द नोबल गैसेस सच एज द हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब है कि नहीं। आपका जितने भी नोबल गैस है ना, अभी नोबल गैस क्यों एग्जिस्ट करता है इसके पीछे भी आपको जानना होगा। देखिए साइंस है तो आपको सारा कंसेप्ट जानना है, लेकिन लॉजिक उसका जानना होगा, आखिर ऐसा क्यों, है कि नहीं। तो जब भी हम लोग बात करेंगे कि नोबल गैस एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो कैसे करता है, क्यों करता है आखिर। तो नोबल गैस इसलिए करता है ना कि इसका आउटर मोस्ट जो सेल है वो फुलफिल रहता है। अब इसको क्या है, किसी का जरूरत ही नहीं है, एकदम क्या है, आजाद है, बिंदास एकदम मस्ती से है, तो इसको किसी को जरूरत नहीं है, तो क्या करता है, फ्रीली एग्जिस्ट करता है। और जिसको जरूरत है वो ज्यादा रिएक्टिव है, इधर उधर का तलाश में है, तो क्या करेगा, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, है कि नहीं। तो ये आपको देखने को मिलेगा क्या कि जितने भी नोबल गैसेज हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि उनको कुछ जरूरत ही नहीं है कि नहीं। फिर क्या लिखा हुआ है कि केमिकली अनरिएक्टिव एंड कैन एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट एज द सिंगल एटम, यानी कि ये क्या होते हैं, केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं, क्योंकि ये भी रिएक्टिव होते तब तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो क्या होते हैं, नोबल गैस अनरिएक्टिव होते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं, और ये क्या करते हैं, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि फ्रीली एकदम मूव करते हैं, ये फ्रीली एग्जिस्ट करेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि एटम्स ऑफ एन अदर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स आयन। और दूसरे के जो एटम है ना वो क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं, एक दूसरे से कंबाइन होंगे तब उनका काम बनेगा, नहीं तो क्या होगा, फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो दूसरे वाले क्या करते हैं, अदर एलिमेंट जो रहते हैं वो कंबाइन करते हैं, किसी दूसरे के साथ कंबाइन होके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, देन उसके बाद वो फ्रीली एग्जिस्ट कर पाते हैं, है कि नहीं। जैसे आपको बहुत पहले बताया गया था क्या कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्लोरीन के पास क्या है, एक कम है, दोनों क्या करता है, शेयर कर लेता है, काम दोनों का बन गया, है कि नहीं। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए उसके बाद आता है, जब एटॉमिक मास का बात हो गया, एटम का बात हो गया, तब हम लोग मॉलिक्यूल पे आएंगे, क्योंकि एटम का तो चर्चा हो गया कि एटम जो रहेगा फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो करेगा कौन, तो बस नोबल गैस ही ऐसा है कि जो फ्री एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि उसका आउटर मोस्ट जो सेल है वो फुलफिल है, किसी तरह का उसको टेंशन नहीं है, तो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। अब आते हैं हम लोग मॉलिक्यूल पे, मॉलिक्यूल क्या करेगा, फ्रीली एग्जिस्ट करेगा, क्या, क्योंकि ये क्या हो गया, अब इसको आपका कॉम्बिनेशन देखने को मिल गया, तब ये फ्री एग्जिस्ट कर सकता है। ए मॉलिक्यूल इज ए जनरल ग्रुप ऑफ द 2 और मोर एटम्स। मॉलिक्यूल क्या होता है, 2 या 2 से अधिक एटम जब कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, एक केमिकल बॉन्डेड टुगेदर। और केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, जैसे मान लीजिए 2 चीज कंबाइन हो रहा है, तो बिना अट्रैक्शन का कंबाइन होगा, उसमें क्या कुछ फोर्स लग रहा होगा, कुछ अट्रैक्शन होगा, जिसके कारण से क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। तो वही बोला है क्या कि मॉलिक्यूल इज ए जनरल ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स
डेट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, और दोनों के बीच में क्या होता है, केमिकल बॉन्ड बना हुआ रहता है। फिर क्या लिखा हुआ है कि ए मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर एक्सेप्ट एलिमेंट which is capable of the independent existence and show all property of the substance। ये क्या बोल रहा है कि बस मॉलिक्यूल ही क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ये तो बात अभी बता दिए कि मॉलिक्यूल क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। एटम एग्जिस्ट नहीं करता है, क्यों? क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव होता है कि नहीं। तो सबसे पहला यानी कि जो सबसे छोटा वाला है पार्टिकल्स, वो कौन है, तो मैटर है। फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है कौन, तो मॉलिक्यूल, यानी कि मैटर का जो सबसे छोटा वाला पार्ट है मॉलिक्यूल, वो फ्रीली एग्जिस्ट करेगा। बाकी आप एटम को नहीं देख सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है। अब देखिए एग्जांपल में क्या लिखा हुआ, H2O इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ वाटर विच शो ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। जैसे मान लीजिए कि एक मॉलिक्यूल H2O आप देख रहे हैं, तब मान लीजिए कितना भी मॉलिक्यूल आप वाटर का लीजिए, लेकिन जो इसमें प्रॉपर्टी होगा वही उसमें भी होने वाला है। यानी कि जो आपको दिख रहा है H2O में प्रॉपर्टी, वो 10 मॉलिक्यूल लीजिए, 20 लीजिए, उससे कोई चेंजेस नहीं होगा। इसमें सारा का सारा आपको प्रॉपर्टी देखने को मिल जाएगा। जितने भी केमिकल प्रॉपर्टी इसमें हैं वो सब में सेम रहने वाले हैं। फिर क्या लिखा गया है कि मॉलिक्यूल मे हैव द एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट डिपेंडिंग अपॉन दिस मॉलिक्यूल कैन बी कैटेगराइज्ड इन द 2 कैटेगरी। जैसे मान लीजिए कि मॉलिक्यूल का बात हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अलग तरीके से कैटेगराइज करेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे, है कि नहीं। तो वही लिखा गया कि मॉलिक्यूल में हैव द सेम और डिफरेंट एलिमेंट। जैसे मॉलिक्यूल भी है तो सेम टाइप से भी बनता है और डिफरेंट टाइप से भी बनता है कि नहीं। मॉलिक्यूल जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, O2 लिख दिए, 2 ऑक्सीजन क्या हो गया, मिल करके बन गया। नाइट्रोजन है, N2 लिख दिए, है कि नहीं। ओजोन है, O3 लिख दिए, 3 ऑक्सीजन का एलिमेंट क्या हो गया, कंबाइन होकर O3 बन गया। तो ये सब क्या हो गया, सेम टाइप का हो गया। और डिफरेंट टाइप का मतलब क्या हो गया, H2O है, CO2 है, ये सब क्या हो गया, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके बन रहा है तो CO2 बन रहा है, H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बन रहा है। तो ये सब डिफरेंट टाइप का हुआ, तो उस पर चर्चा करेंगे, उसको हम लोग डिवाइड फर्दर करते हैं, यानी कि कौन किस कैटेगरी में लाई करेगा। तो देखिए उसको भी बात हम लोग कर लेते हैं। देखिए 2 तरीके का होता है, कौन कौन सा, एक होता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, क्या होता है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और एक होता है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो का मतलब क्या, एक जैसा जो रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग होमो एटॉमिक, और जो अलग अलग तरीके का रहेगा उसको क्या बोलेंगे, हेट्रो एटॉमिक बोलेंगे। ये तो नाम में ही छुपा हुआ है कि नहीं। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या, कि कॉन्टेनिंग एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, यानी कि सेम टाइप का एलिमेंट जिसमें एग्जिस्ट करेगा उसको हम लोग होमो एटॉमिक बोलेंगे। जैसे आपको देखने को मिल रहा है H2, O2, O3, A8, P4, है कि नहीं। ये सब क्या है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। वही आप देखिए हेट्रो एटॉमिक कौन कौन सा है, तो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स कॉन्टेनिंग एटम्स ऑफ ए डिफरेंट एलिमेंट, यानी कि अलग अलग तरीके का एलिमेंट कंबाइन होंगे तो क्या होगा, हेट्रो एटॉमिक होगा, है कि नहीं। जैसे देखिए आपका एग्जांपल में लिखा हुआ है H2O, फिर उसके बाद CO2, NaCl, CaCO3, ये सब क्या है, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। क्यों, क्योंकि आपको हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है, बगल में ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है, कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, अलग अलग तरीके का एलिमेंट कंबाइन है, तो इसको क्या बोलेंगे, हेट्रो एटॉमिक बोलेंगे। और सेम टाइप का है तो होमो एटॉमिक बोलेंगे। ये तो बहुत आसान है कि नहीं। अब देखिए बात आता है एटॉमिक सिटी किसको बोलते हैं, है कि नहीं। एटॉमिक सिटी किसको बोलते हैं, बहुत आसान है, नाम में ही छुपा हुआ है। एटॉमिक सिटी का मतलब क्या, कि कितने एटम प्रेजेंट हैं किसी कंपाउंड मॉलिक्यूल्स में, कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, यानी कि 1 मॉलिक्यूल्स में। देखिए यही बात बताया गया है, क्या, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक सिटी, यानी कि किसी एक मॉलिक्यूल एलिमेंट में, क्या, किसी एलिमेंट का एक मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है, नंबर ऑफ एटम, यानी कि वही नंबर ऑफ एटम क्या कहलाता है, एटॉमिक सिटी कहलाता है। कि एक मॉलिक्यूल में, किसी एलिमेंट का एक मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट हैं, जितने एटम प्रेजेंट हैं उतना उसका एटॉमिक सिटी होगा, सिंपल। तो वही बताया गया कि एटॉमिक सिटी क्या होता है, कि द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक सिटी। अब जैसे देखेंगे आप क्या, यहां पर आपको बताया गया है कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक सिटी। तो सबसे पहले आपको बताया गया है क्या, कि आर्गन है, आर्गन का फॉर्मूला क्या है, Ar, है कि नहीं। अब देखिए इसमें आपको ध्यान देना होगा कि किसको हम लोग अब अलग अलग तरीके से इसमें भी कैटेगराइज किया गया है। तो मोनो एटॉमिक किसको बोलते हैं, डाई एटॉमिक किसको बोलते हैं, ट्राई, यानी कि फिर उसको ट्राई एटॉमिक किसको बोलते हैं, टेट्रा किसको बोलते हैं, ओक्टा किसको बोलते हैं,
और फिर देन उसके बाद जब कुछ बोलना बंद कर देंगे तो पॉली एटॉमिक किसको बोलते हैं, ये सब भी देखना होगा। जैसे आर्गन है तो आर्गन में कितना आपको देखने को मिल रहा है, एक देखने को मिल रहा है एटम्स, हीलियम में एक एटम देखने को मिल रहा है, तो सब क्या है, मोनो एटॉमिक है, ये नोबल गैसेज है कि नहीं, ये आपको देखने को मिला। फिर उसके बाद ऑक्सीजन है, ये क्या देखने को मिल रहा है, O2 ऑक्सीजन, यानी कि दो ऑक्सीजन है, वो आपको दो जब कंबाइन हुआ तो O2 का फॉर्मेशन हुआ है। तो आपको देखने को क्या मिला कि जो ऑक्सीजन है वो डाई एटॉमिक है, इसमें कितने हैं, दो हैं तो डाई एटॉमिक है। हाइड्रोजन है डाई एटॉमिक है। फास्फोरस जो है वो आपका क्या है, टेट्रा एटॉमिक है, क्योंकि P4 लिखा हुआ है, P कितने बार है, 4 टाइम्स है, तो ये क्या है, टेट्रा एटॉमिक है। S8 लिखा हुआ है। सल्फर जो है क्या है, पॉली एटॉमिक है। S8 लिखा हुआ है, ऑक्टा एटॉमिक भी बोल सकते हैं, लेकिन कौन इतना बोलता है, पॉली एटॉमिक डायरेक्ट लिख देंगे, एक के में सब क्या हो जाएगा, सिमट जाएगा। तो आप इस तरीके से याद रखेंगे कि आर्गन को मोनो एटॉमिक, हीलियम को मोनो एटॉमिक, ऑक्सीजन को डाई एटॉमिक, हाइड्रोजन को डाई एटॉमिक और फास्फोरस को टेट्रा एटॉमिक और सल्फर को क्या याद रखिएगा, पॉली एटॉमिक, है कि नहीं। ये बहुत सिंपल है, यानी कि जितने नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल में रहेंगे वो क्या होंगे, एटॉमिक सिटी होंगे, है कि नहीं। ये आपका सिंबल बहुत आसान है, सिंपल है। देखिए अब यहां से आता है केमिकल फार्मूला, सारा चीज पढ़ लिए, अब केमिकल फार्मूला कैसे बनाएंगे, है कि नहीं। तो सबसे पहले कुछ बात होता क्या है ना, ये आपको पहले से पता रहना चाहिए कि वैलेंसी क्या होता है, चार्ज क्या होता है। आपको दो तरह का चार्ज देखने को मिलता होगा जब चार्ज पढ़ते हैं, आयन का बात होता है। देखिए कोई भी क्या होता है, शुरू में आपको देखने को मिलेगा कि एकदम न्यूट्रल है कि नहीं, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल का मतलब ये नहीं कि उसमें चार्ज नहीं है, चार्ज तो दोनों है, क्या है, पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। जब दोनों बराबर है, क्या है कि पॉजिटिव वाले का भी नंबर और निगेटिव वाले का नंबर जब बराबर है तो न्यूट्रल है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो क्या है, न्यूट्रल है। फिर लेकिन उसमें जब चेंजेस देखने को मिलता है तब हम लोग बोलते हैं उसको आयन बोलते हैं। किसी पे आपको निगेटिव देखने को मिलेगा और किसी पे आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो केमिकल फार्मूला में इसका यूजेज है, चार्ज का यूजेज है, वैलेंसी का यूजेज है। अब वैलेंसी क्या होता है, तो वैलेंसी को हम लोग बोलते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी किसी भी एटम का क्या होता है, वो कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है, किसके साथ कैसे कंबाइन हो सकता है। जैसे आप सोडियम का देखेंगे तो सोडियम का इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बताइए, 281 लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, 281 लिखते हैं। अब देखिए 281 में क्या देखने को मिलेगा कि 28 तो है, ठीक है, लेकिन ये 1 जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या होना पड़ेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 होना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल काम है कि नहीं। तो 1 से 8 होना आसान है क्या, नहीं। तो फिर आपको क्या होना होगा कि 1 को क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। यहां से एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कैसा बन जाता है, Na+ बन जाता है, यानी कि आयन बन गया। पहले क्या था, न्यूट्रल था, अब क्या हो गया, आयन बन गया। उसी तरह से देखिए कोल्ड्रिन के साथ भी क्या होता है, कोल्ड्रिन आपको देखने को मिलेगा क्या, इसका आपको देखेंगे 17 होता है एटॉमिक नंबर, तो आप देखेंगे 287 लिखते हैं, है कि नहीं। इसको क्या होना पड़ेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, तो 7 तो है पहले से, 8 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन जाता है, सोचता क्या है ना, दोनों दोस्ती कर लेता है, दोनों क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाता है, और इस तरीके से NaCl का फॉर्मेशन हो जाता है कि नहीं। तो ये सब हम लोग को देखने को मिलेगा केमिकल फार्मूला में, देखने को मिलेगा क्या कि आपको ऐसे लिखेंगे कि सोडियम का, ठीक है, और कोल्ड्रिन का, यहां पर आप लिखेंगे क्या, मान लीजिए कि चार्ज लिखना होगा तो इस पे +1 का चार्ज, इस पे क्या होगा, -1 का चार्ज होगा, इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो फॉर्मेशन क्या होगा, Na1Cl1। लेकिन 1 वाला क्या होता है ना कि साइलेंट रहता है, क्या करते हैं, इसको हम लोग साइलेंट करके रखते हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग, डायरेक्ट लिखेंगे NaCl, क्या लिखेंगे, NaCl। तो इस तरह से फार्मूला का फॉर्मेशन होता है कि नहीं। ये आपको देखने को मिलेगा वैलेंसी, और ये सब आपका चार्ज के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन रहना चाहिए। कोई बात नहीं, यहां से हम लोग सब देखते हुए चलेंगे। क्या लिखा हुआ है कि इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड, यानी कि ये क्या है, सिंबॉलिक कंपोजिशन है। यहां से क्या करेंगे हम लोग, उसका फॉर्मूला बनाने सीखेंगे, केमिकल फार्मूला का फॉर्मेशन कैसे होगा, उसका क्या क्या प्रॉपर्टी है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए केमिकल फार्मूला। देखिए कोई भी काम बिना लॉ का नहीं होता है कि नहीं, बिना प्रॉपर्टी का नहीं होता है। कोई भी काम ऐसे ही करिएगा अनमनस तरीके से तो उसमें आपको सक्सेस देखने को
बहुत कम चांस है कि नहीं। आप उसको 10-15% मान सकते हैं, लेकिन वही मान लीजिए कि कुछ प्रॉपर्टी से कर रहे हैं, यानी कि वो प्रॉपर वे में कर रहे हैं, तब आपको उसमें क्या देखने को मिलेगा, ग्राफ उसमें एकदम बढ़ता हुआ दिखेगा, आपको हमेशा ग्रोथ दिखेगा उसमें, है कि नहीं। तो वही बताया गया क्या कि केमिकल फार्मूला बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या मेरा कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। देखिए क्या लिखा गया है कि द वैलेंसी और चार्ज आयन मस्ट बी बैलेंस, यानी कि क्या बोला है कि वैलेंसी होगा और जो चार्ज होगा आयन का वो मस्ट बी बैलेंस, वो बैलेंस रहना चाहिए। जो चार्ज है और जो बैलेंसी है वो बैलेंस रहेगा, तभी हमारा केमिकल फार्मूला बनेगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि व्हेन ए कंपाउंड इज फॉर्मेड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, सिंबल ऑफ मेटल कम्स फर्स्ट। क्या, जब आप मान लीजिए कि मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो मेटल का प्रायोरिटी क्या देंगे, आगे देंगे, है कि नहीं। उसको यानी कि फर्स्ट में किसको लिखेंगे, मेटल को, देन उसके बाद नॉन मेटल में, है कि नहीं। ऐसे भी वो ज्यादा कीमती है, मेटल क्या है, थोड़ा कीमती है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मेटल को आगे रखेंगे और नॉन मेटल को पीछे रखेंगे। यानी कि इस तरीके से आपको बताया गया है कि जब भी हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड का बात करेंगे, CaO का जैसे बात करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, तो इसमें आपको क्या देखने को मिला कि कैल्शियम आगे रहेगा, ऑक्सीजन पीछे रहेगा। फिर उसी तरह से आप देखेंगे NaCl, तो इसमें आपको क्या, सोडियम आगे और क्लोरीन पीछे देखने को मिला। फिर यहां से क्या, यहाँ Cu आपको आगे देखने को मिल रहा है और कॉपर, यहाँ ऑक्सीजन पीछे देखने को मिला, यानी कि कॉपर आगे में है, ऑक्सीजन पीछे में। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम लोग मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन करते हैं तो आपको मेटल क्या आएगा, फर्स्ट में आएगा, और नॉन मेटल क्या आएगा, सेकंड में आएगा, है कि नहीं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है कि व्हेन पॉलीएटॉमिक आयंस आर यूज, जब भी हम लोग पॉलीएटॉमिक आयंस को यूज करते हैं तो फिर वहां पर आपको देखने को क्या मिलेगा, उसमें आपको एक प्रॉपर्टी और जानना चाहिए। जैसे मान लीजिए जो क्या हो रहा है कि चार्जेज हैं, वैलेंसी है, जो कैंसिल हो सकता है कि नहीं, जो उसमें कॉमन पार्ट है उसको हम लोग क्या करते हैं, कॉमन वाले को कट कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। वही बात देखिए क्या लिखा हुआ है कि व्हेन ए पॉलीएटॉमिक आयंस आर यूज, जब भी हम लोग पॉलीएटॉमिक आयंस को यूज करते हैं, द आयंस आर इनक्लोज टू द ब्रैकेट्स बिफोर द राइटिंग द नंबर, यानी कि जब भी आप पॉलीएटॉमिक आयंस को यूज करिए तो उसको ब्रैकेट में बंद करके रखिए। क्यों, क्योंकि यहां पर आप जब भी रिप्रेजेंट करेंगे ना तो इधर उधर हो सकता है, यानी कि इसके साथ मान लीजिए कि 2 लिखिएगा तो किसके लिए 2 है, H के लिए है कि O के लिए है, तो इसके लिए लफड़ा ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, OH को ब्रैकेट में रख के 2 लिखते हैं, है कि नहीं। इसलिए जैसे मान लीजिए कि NH4 को लिखना है तो NH4 को ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि कोई किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं हो, है कि नहीं। फिर अब देखिए यहां से आता है इंपॉर्टेंस कि रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल फार्मूला, यानी कि क्या क्या मेरा रूल्स रहना चाहिए केमिकल फार्मूला को लिखने का। तो फर्स्ट वाला पॉइंट को ध्यान से देखेंगे, वी फर्स्ट राइट सिंबल ऑफ एलिमेंट विच फॉर्म कंपाउंड, यानी कि जिससे आपको क्या करना है, कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है, उसका सबसे पहले आप सिंबल लिखिए, है कि नहीं। अब पता चला कि सिंबल ही नहीं पता है, तब कैसे करिएगा, सिंबल आपको सबसे पहले याद रहना चाहिए सब चीज का, और जिस कंपाउंड का आप फॉर्मेशन कर रहे हैं उसका सबसे पहले आपको सिंबल को ही लिखना है कि नहीं। देन उसके बाद क्या करेंगे, बिलो द सिंबल ईच एलिमेंट वी शुड द राइट द वैलेंसी, और उसके जस्ट नीचे में क्या लिखना है, आपको वैलेंसी को लिखना है। फिर देन उसके बाद क्या करेंगे, नाउ क्रॉस ओवर द वैलेंसी कंबाइनिंग एटम्स, और देन उसके बाद क्या करेंगे, वैलेंसी जो लिख लिए अब दोनों को क्रॉस करेंगे, क्रॉस जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना मैथ में, उस तरीके से करेंगे और आपका बन के तैयार है फार्मूला। फिर क्या लिखा हुआ है, विद द फर्स्ट एटम वी राइट द वैलेंसी ऑफ द सेकेंड एटम एज द सबस्क्रिप्ट, एंड विद द सेकेंड एटम वी राइट द वैलेंसी ऑफ द फर्स्ट एटम सबस्क्रिप्ट। इसका कहने का मतलब क्या, जैसे अभी आपको क्या दिखा रहे थे कि सोडियम है और क्लोरीन है, ठीक है, इसका भी वैलेंसी 1, इसका भी वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, सोडियम बना, यहां पर Na ऐसा लिख सकते हैं और Cl यहां लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर 1 1 है ना, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, 1 को शो करने का जरूरत नहीं, 1 छुपा हुआ है कि नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, NaCl लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, NaCl लिख देते हैं, सोडियम क्लोराइड लिख देते हैं, है कि नहीं। तो वही बात बताया गया है क्या कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है उसका सिंबल लिखेंगे, और सिंबल लिखने के बाद क्या करेंगे, देन उसके नीचे हम लोग वैलेंसी लिखेंगे, और जब वैलेंसी लिख लेंगे तो दोनों को क्या करना है, क्रॉस, यानी कि क्रॉस कॉम्बिनेशन जब करेंगे तब आपको देखने को क्या मिलेगा कि फार्मूला बनके तैयार है। देखिए नेक्स्ट, और नेक्स्ट में देखिए आपको कुछ बताया गया है, ध्यान देंगे एक एक करके आप।
है कि नहीं। जब तक आप इस पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो फिर यहां से दिक्कत हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग को सिंबल दिया गया है, क्या, हाइड्रोजन दिया गया और सल्फर दिया गया। तो हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या होता है, आपको याद रहना चाहिए। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, सल्फर का 2 होता है कि नहीं। अब सल्फर का 2 क्यों होता है कि नहीं, सल्फर का 2 क्यों होता है, तो आप यहां से याद रखिएगा ना। जैसे मान लीजिए कि सल्फर का सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि एटॉमिक नंबर कितना होता है कि नहीं। तो सल्फर का आपको एटॉमिक नंबर जानना होगा। तो सबसे पहले सल्फर को यदि लिखा जाए 2 क्यों होता है, तो एटॉमिक नंबर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 286 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 286, क्योंकि सल्फर कितने नंबर पर आता है, 60 नंबर पर आता है। इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 32। तो ये सब आप याद रखिएगा, है कि नहीं। ये सब छोटे छोटे बात है कि नहीं। 286 होता है। तो यहां पर जब 6 है, इसको क्या होना चाहिए, 8 होने के लिए 2 का जरूरत है। तो ये 2 क्या करेगा, यानी कि 2 इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका वैलेंसी क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, फार्मूला बन के तैयार है। क्या लिखेंगे कि H2S, क्या हो गया, H2S हमारा फार्मूला बन गया। किस चीज का, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का बन गया। आपको देखिए ऐसा लिखेंगे तो एक्चुअल में कैसा लिखना चाहिए कि H2 और S के साथ 1, लेकिन 1 वाला साइलेंट रहता है, जिसके कारण से हम लोग H2S लिख देते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड मेरा फार्मूला बन के तैयार है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन और कैल्शियम का करना है। नेक्स्ट देखिए, जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन है और कैल्शियम है। तो हाइड्रोजन को हमको तो सिंबल पता है, क्या है कि 1 होता है, और क्लोरीन का भी क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से आपको वैलेंसी सिंबल तो पता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, और इसका नीचे वैलेंसी लिख लेंगे। और देन उसके बाद कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो H का 1 और Cl का 1, 1 1 लिखेंगे क्या, नहीं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, HCl लिखेंगे। क्या लिखेंगे, HCl लिखेंगे। 1 साइलेंट रहता है, 1 को क्या करना है, छुपा के रखना है। देखिए नेक्स्ट, फिर उसके बाद ये सब बहुत सिंपल है कि नहीं। फिर देखिए उसके बाद क्या लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कार्बन और क्लोरीन लिखा हुआ है। तो कार्बन का वैलेंसी क्या होगा, 4 होगा, और क्लोरीन का क्या होगा, 1 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, सबसे पहले आपको फर्स्ट वाले में क्या लिखना है, सिंबल लिखना है, और सेकंड वाले में क्या लिखना है, वैलेंसी लिखना है। और इस तरीके से आप जब भी करेंगे आपका फार्मूला बन के तैयार है। देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या बनेगा, C1 और Cl4 बनेगा। आप ऐसे लिखेंगे क्या, नहीं, CCl4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, CCl4 लिखेंगे। उस तरह से आप देखिए बहुत सारा का देख सकते हैं। क्या है, मैग्नीशियम है और क्लोरीन है। मैग्नीशियम का क्या होगा, 2 होगा, और क्लोरीन का क्या होगा, 1 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, क्या होगा, Mg1 और Cl2। 1 लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, MgCl2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, MgCl2। और इस तरह से फार्मूला का फॉर्मेशन होते जाएगा, आप रखते जाइए, होते जाएगा। देखिए फिर नेक्स्ट और देख लीजिए, जब तक आपको ये अपना ना हो जाए तब तक देखते रहिए, है कि नहीं। फिर देखिए नेक्स्ट क्या बोलते हैं हम लोग, अब आते हैं अल्युमिनियम ऑक्साइड पे, यानी कि अल्युमिनियम है और ऑक्सीजन है। अल्युमिनियम का क्या होगा, अल्युमिनियम का आपको एटॉमिक नंबर पता रहना चाहिए, कितना होता है, 13 होता है, 283। अब जी यहाँ 3 है, 3 इसके पास इलेक्ट्रॉन है, 8 होना है पॉसिबल, नहीं है। तो ये क्या करेगा, 3 को ही रिलीज करेगा। यानी कि आपका ऐसे भी मेटल है, तो मेटल का टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना, और नॉन मेटल का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो ये क्या करेगा, लूज करेगा। इसका वैलेंसी क्या होने वाला है, देखिए ये तो आपका सिंबल है कि नहीं, और ये आपका वैलेंसी है। अब देखिए ये वैलेंसी क्या लिखेंगे, इसका 3 लिखेंगे, और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का आपका 2 होगा। क्यों, अब क्योंकि इसका 8 होता है, तो आप 8 में कैसे लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, और इसको कितना होना है, 8 होना है। कितने का जरूरत है, 2 का। तो यहां से बैलेंसी 2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आगे आपका फॉर्मूला क्या होगा कि Al2O3। क्या बनेगा, Al2O3 फार्मूला बन गया अल्युमिनियम ऑक्साइड का। इस तरह से आप क्या करेंगे, कोई भी फार्मूले को आप बना सकते हैं। आप उसको सिंबल फर्स्ट में लिखेंगे, उसके नीचे वैलेंसी लिखेंगे, और देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपका फार्मूला बन के तैयार है कि नहीं। नेक्स्ट देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, कौन सा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड में क्या देखेंगे, जैसे कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, ठीक है। इसका वैलेंसी हम लोग लिखते हैं। तो कैल्शियम का वैलेंसी क्या होना चाहिए, आप खुद दिमाग लगाइए ना। जैसे देखिए 28, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग 8 लिखेंगे, तो फिर कितना हो गया, ये आपका 18 हो गया, और बचा क्या, 2। तो इसका वैलेंसी क्या होना चाहिए, 2 होगा, सिंपल सा। तो इसका वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का भी 2।
तो क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए यहां वाला जो बात है ना एकदम परफेक्ट है कि नहीं, ये समझने का बात है। जब भी आपको इस तरीके से देखने को मिल जाए कि एक ही टेबल का है कि नहीं, कॉमन बात है, तो हम इसको कैंसिल करके छोटा कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, 1 1 का कर लेते हैं। और फिर क्या करेंगे, देन उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन चीजें को कैंसिल आउट कर लेंगे और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो फॉर्मेशन किस चीज का होगा, तो CA1 और O1 ऐसे बनेगा, C1 CA1 और O1। लेकिन ऐसे लिखेंगे क्या, नहीं, CaO लिखेंगे, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड लिखेंगे, है कि नहीं। इस तरीके से आप किसी भी फॉर्मूले को फॉर्मेशन कर सकते हैं। सबसे पहले जिसका बनाना है उसका सिंबल लिखेंगे, देन उसके बाद नीचे में उसका वैलेंसी लिखेंगे और वैलेंसी लिखने के बाद क्रॉस करेंगे और क्रॉस करने के बाद आपका फॉर्मूला बनके रेडी है कि नहीं। देखिए नेक्स्ट में है आपका मॉलिक्यूलर मास। क्या है, मॉलिक्यूलर मास, यानी कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। एटॉमिक मास तो आप बहुत अच्छे से पढ़ लिए, कंपेयर भी कर लिए कि किस किस से हम लोग कंपेयर करके निकाले। और एटॉमिक मास को क्या बताएं कि एटॉमिक मास को हम लोग एटॉमिक मास नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी कि किसी चीज से उसको रिलेट करके बनाया गया है कि नहीं। तो उस तरह से आप मॉलिक्यूलर मास को भी ध्यान में रखेंगे। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो बस एक लेवल आगे का बात है। क्या बोला गया है कि इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मास, क्या, इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम इन मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस, यानी कि जो मॉलिक्यूल है उसमें जितने भी एटम पार्टिसिपेट किए हैं सबका मास ऐड कर देंगे, क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास हो गया। क्या हुआ, मॉलिक्यूलर मास हो गया, यानी कि जितने भी एटॉमिक मास हैं, जितने भी उसमें पार्टिसिपेट किए हैं, सब एटम का क्या कर देना है, मास को ऐड कर देना है, देन उसके बाद मिल गया मॉलिक्यूलर मास। वही लिखा हुआ है कि इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेज ऑफ ऑल एटम इन ए मॉलिक्यूल दैट सब्सटेंस। जैसे एज फॉर एग्जांपल आपका दिया गया है क्या कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए H2O, H2O का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। तो आप ध्यान दीजिए ना क्या कि H2O जो है इसमें हाइड्रोजन कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, और ऑक्सीजन कितने बार आ रहा है, 1 टाइम्स आ रहा है। अब देखिए ध्यान देंगे, इसका क्या होता है 1, तो आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। और इसका ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। तब जब आप इसका मान लीजिए कि 2U आ गया और इसका क्या आ गया, 16U आ गया, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 18U आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, 18U। यानी कि यहां से कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी मॉलिक्यूल है उसमें जो जो एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका मास को क्या कर दीजिए, एटॉमिक मास को आप ऐड कर दीजिए, मॉलिक्यूलर मास आ गया, है कि नहीं। तो वही लिखा गया है क्या कि 2 एटम्स, यानी कि बोला गया है कि 2 एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन और 1 एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन को जब आप ऐड करते हैं तो वाटर को मिलके आ जाता है। देखिए अब यहां से लिखा गया है कि 2 × 1, 1 × 16, और ये सब आप तो खुद जानते हैं, है कि नहीं, इसमें तो आप एक्सपर्ट हैं। फिर देखिए नेक्स्ट, अब देखिए यहां से आता है फार्मूला यूनिट मास, है कि नहीं। किसी भी फार्मूले का कैसे हम लोग वहां से मास डिसाइड करेंगे, देखिए तो सबका पहले पता रहना चाहिए, है कि नहीं। फार्मूला यूनिट मास में आपको सबसे पहले क्या बताया गया कि इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ आयन एंड एटम्स प्रेजेंट इन द फार्मूला फॉर ए कंपाउंड, यानी कि जो भी कंपाउंड है उसमें जो जो पार्टिसिपेट किया है ना उसका एटॉमिक मास हमको पता रहना चाहिए और उसको ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन गया, यानी कि उसका मास आ गया, जो भी फार्मूला है उसका मास निकल गया। अब जैसे मान लीजिए कि NaCl का आपसे पूछा है, किस चीज का पूछा है, NaCl का पूछा है, तो सोडियम का हमको पता रहेगा तब तो होगा। NaCl में पूछा है तो सोडियम और क्लोरीन का हमको पता रहना चाहिए। तो सोडियम का क्या होगा, तो सोडियम का 23 होगा और क्लोरीन का क्या होगा, तो 35.5 होगा। देखिए ये कुछ अलग ही नमूना है, पॉइंट वाला है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से इसको याद रखिएगा। अब ये दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। वही बात यहाँ लिखा गया है कि सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। और फार्मूला यूनिट मास का मतलब क्या, वही बात को ऐड कर दीजिए। NaCl का फॉर्मेशन है तो इसमें सोडियम कितने बार आ रहा है, 1 बार, और क्लोरीन भी 1 बार आ रहा है। 1 1 से मल्टीप्लाई करना, ऐड करिएगा तो क्या आएगा, 58.5U। अरे हाँ या ना, इस तरीके से आपको करना है कि नहीं। देखिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में आता है किसका बात, आयंस का। आयंस क्या होता है, देखिए बार बार आयंस के बारे में हम लोग सुन रहे हैं कि आयंस जो होता है, देखिए कोई भी एटम है ना, न्यूट्रल दिखता भले ही है लेकिन उसके दोनों क्या रहता है, आपका प्लस वाला भी रहता है और माइनस वाला भी रहता है। जब तक बैलेंस है तब ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ भी इधर उधर हुआ तो उसमें हम लोग को आयंस देखने को मिलता है, क्या, प्लस या माइनस, पॉजिटिव या नेगेटिव। वही बोला गया क्या कि आयंस जो है
एन आयन में बी डिफाइंड एज द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग ए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। आयन का डिफाइन वही है, यानी कि कुछ चार्जेज आपको देखने को मिला पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको हम लोग आयन बोलते हैं, है कि नहीं। देखिए नाम तो दोनों क्षेत्र में होता है कि नहीं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अच्छे कर जाते हैं उनका भी नाम होता है, और कुछ लोग ज़्यादा इधर उधर कर देते हैं वो भी, है कि नहीं। लेकिन आपको वायरल होना है कि ठीक है सक्सेसफुल बनना है, आप पे डिपेंड करता है कि नहीं। वायरल होता है कुछ टाइम के लिए हो गए, और सक्सेसफुल का मतलब क्या है कि आपको लगातार क्या करना होगा, मेहनत करना होगा, तब क्या होंगे आप सक्सेस होंगे। तो आयन क्या बता रहा है आपको, आयन बता रहा है कि जैसे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज होता है कि नहीं। आयन के अंदर दोनों होता है, जब दोनों बराबर है तो न्यूट्रल है। अब बोला गया क्या कि सम पॉजिटिवली चार्ज आयन, जैसे कुछ का एग्जांपल दे दिया क्या कि कौन कौन सा पॉजिटिवली चार्ज आयन होंगे। तो देखिए आप ऐसे याद रखना चाहें ना तो सिंपल में याद रखिए क्या कि जितने भी मेटल होते हैं सबका सब क्या चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन को लुज करना। और जो इलेक्ट्रॉन को लुज करेगा यानी कि निगेटिविटी को हटाएगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। यानी कि सोडियम के पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, Na+ होगा। पोटेशियम के पास क्या होगा, वो भी प्लस आएगा, और कैल्शियम के पास भी प्लस आएगा, और देन उसके बाद एल्युमिनियम के बाद भी क्या आएगा, प्लस आएगा। यानी कि जितने भी मेटल होते हैं सबका सब क्या होते हैं, कटायन होते हैं, उसके पास क्या होता है, पॉजिटिव आता है। और देन उसके बाद आपको देखने को मिलेगा क्या कि जितने भी आपका निगेटिव वाले हैं, तो निगेटिव वाले का मतलब क्या, उल्टा। जैसे मान लीजिए कि जितने भी मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, कटायन बनाते हैं, तो जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो अनायन बनाते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि सम निगेटिवली चार्ज आयन, जैसे क्लोरीन का Cl-, ये तो बार बार हम लोग देख चुके हैं, क्लोरीन का तो देखते देखते लत लग गया है कि नहीं। तो क्लोरीन का हम लोग क्या लिखते हैं कि Cl-, यानी कि क्लोराइड आयन। फिर उसी तरह से H2- यानी कि सल्फर पे 2- है कि नहीं। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को जो लूज करेगा उसको हम लोग -1 लगाएंगे, जो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, लूज नहीं याद रखिएगा, क्या करेगा, जो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज किसके पास आएगा, जो नेगेटिविटी को लेगा उसके पास क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। यानी कि ये क्या कर रहा है, क्लोरीन जो है एक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। सल्फर यानी कि यहां पर सल्फाइड का जो आयन है ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, जिसके कारण से इसके पास क्या आया, 2 नेगेटिव आ गया। और फिर देखिए उसी तरह से OH-, यानी कि जितने भी हैं ना ये निगेटिवली चार्ज हैं, निगेटिव लगा हुआ है, ये क्या है, निगेटिवली चार्ज है। फिर उसके बाद क्या लिखा गया है, वी कैन क्लासिफाई आयन आर 2 टाइप्स। आयन जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, कौन कौन सा देख लेते हैं। सिंपल आयन जैसे कि मान लीजिए कि Mg2+, ये मैग्नीशियम आयन है, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, यानी कि कैल्शियम आयन नहीं, क्लोराइड आयन, फिर उसके बाद एल्युमिनियम आयन। जब देखिए इसमें है क्या, आपको सब चीज यहां दिख रहा है, आयंस कैसे हुआ। जैसे Mg2+ है, अरे 2+ के पीछे क्या लॉजिक है वो तो समझिए। जैसे मान लीजिए कि मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, इसका हम लोग इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करेंगे, तो एटॉमिक नंबर इसका 12 होता है, तो आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 282 लिखेंगे। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 8 होना है, यानी कि 2 से 8 होना कितना हार्ड काम है कि नहीं। तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। जब भी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो क्या बनता है, पॉजिटिव बनता है, तो क्या बनेगा, Mg2+। सोडियम के साथ भी वही है क्या, तो उसका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, यानी कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन से 8 इलेक्ट्रॉन होना है, कितना हार्ड काम है कि नहीं। तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये लूज कर देगा। उसके बाद क्या बन जाएगा, Na+, यानी कि नेगेटिविटी को हटाया, पॉजिटिव बन गया। 1 इलेक्ट्रॉन को हटाया इसलिए 1 पॉजिटिव चार्ज आया, ये 2 को हटाया था इसलिए इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज आया था। फिर उसके बाद देखिए क्लोराइड आयन का क्या है, क्लोरीन का क्या स्थिति है, तो इसका आप देखेंगे क्या कि 287 होता है कि नहीं। इसका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या होता है, 287 होता है। अब इसको 7 है, 8 का जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन को इसको जरूरत है, ये 1 इलेक्ट्रॉन का व्यवस्था कर लेता है कि नहीं, इसका उपाय हो जाता है 1 इलेक्ट्रॉन का, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन को लिया, निगेटिव को लिया, तो ये क्या हो गया, एक निगेटिव इस पे आ गया, है कि नहीं। आयन तो दोनों है, जो पॉजिटिव है वो भी आयन है और जो निगेटिव है वो भी आयन है कि नहीं। फिर उसके बाद देखिए एल्युमिनियम आयन पे, एल्युमिनियम आयन में भी बात करेंगे तो क्या, जो एल्युमिनियम होता है उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपका 13 होता है। अब इसको लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, 283 लिखिएगा। अब ये 3 है, 8 होना है, पॉसिबल है क्या, बहुत हार्ड काम है। तो ये क्या करता है, 3 को ही लूज कर देता है। 3 को लूज करता है तो क्या बनता है, एल्युमिनियम 3+, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो क्या होगा, 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा उस पे, यानी कि इलेक्ट्रॉन को हटा रहा है। 1 जो हटाता है उसके पास 1 पॉजिटिव आएगा, 2 हटाएगा 2 पॉजिटिव आएगा,
और जो 3 हटाया उसके पास 3 पॉजिटिव आया, है कि नहीं। तो ये आपका सिंपल आयन है कि नहीं। अब देखिए नेक्स्ट, अब इसमें बताया गया है कि आपको कि कंपाउंड आयन, कंपाउंड आयन का मतलब क्या, ये आपको देखिए दोनों को मिला करके है। जैसे मान लीजिए अमोनियम आयन है, फिर उसके बाद कार्बोनेट आयन है, सल्फेट आयन है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन है। तो ये सब थोड़ा सा आप लॉजिकली इसको याद रखेंगे, क्योंकि इसका आपको अक्सर यूज करने को मिलेगा ना, तो आपको वैल्यू नहीं याद रहेगा तो थोड़ा सा दिमाग आपका इधर उधर हो जाएगा, है कि नहीं, देख के इंटर जाइएगा। तो इसलिए आप याद रखिएगा कि जब भी अमोनियम आएगा तो उसके साथ आपको लिखना होगा प्लस का 4, है कि नहीं। फिर उसके बाद क्या आएगा, कार्बोनेट आया तो माइनस का 2, सल्फर यानी कि सल्फेट का आयन आएगा तो यहाँ पर माइनस का 2, है कि नहीं। हाइड्रो ऑक्साइड आएगा तो यहाँ पर माइनस का 1। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, पॉलीएटॉमिक का भी काम बन जाएगा। जैसे देखिए सोडियम कार्बोनेट का लिखा हुआ है, तो सोडियम का हम लोग को याद रहना चाहिए NaCO3। अब यहाँ से बताया गया क्या, तो जो आपको देखिए इसमें क्या होता है ना कि आप चार्ज भी लिखिए और वैलेंसी भी लिखिए, तब आपको और अच्छा लगेगा। क्या लिखेंगे कि इस पे 1 प्लस होता है और इस पे क्या होता है 2 माइनस का होता है। कार्बोनेट वाले के साथ क्या लिखा हुआ है, कार्बोनेट वाले के साथ लिखा हुआ है 2 माइनस का। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सोडियम का 1 प्लस आया, कार्बोनेट का 2 माइनस आया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा Na2CO3। अब CO3 को चाहे तो आप ऐसे करके 1 लिखेंगे, लेकिन लिखने का जरूरत है क्या, क्योंकि 1 क्या होता है, साइलेंट होता है। तो आप चाहे तो क्या लिखेंगे Na2CO3, क्या लिखेंगे Na2CO3। अब आता है एल्युमिनियम सल्फेट का बात, किसका आता है, एल्युमिनियम सल्फेट का बात आता है Al फिर SO4, ठीक है। अब आप लिखिए एल्युमिनियम का क्या होगा 3 प्लस का होगा और सल्फेट का क्या होगा 2 माइनस का होगा। और देख लीजिए यहाँ सल्फेट आयन क्या है 2 माइनस, है कि नहीं। तो यानी कि यहाँ पर आप लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा Al2, ठीक है, SO4 का होल 3। अब यहाँ आपको ब्रैकेट देके लिखने का जरूरत है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसे कंडीशन में आपको ब्रैकेट देना, 1 है तब तो चलेगा, है कि नहीं, 1 से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे कंडीशन में आपको जब 3 4 लिखना होगा तो आप ब्रैकेट दे के लिखेंगे ताकि ये बात क्लियर रहेगा, है कि नहीं। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका चैप्टर जो 3 था एटम्स एंड मॉलिक्यूल यहाँ फिनिश होता है, फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।